दोस्तों, अगर आप इस अनंत फैलते हुए ब्रह्मांड को एक बार देखो तो आपको ये पता चलेगा कि जैसी इसकी शक्ल आज से 14 बिलियन साल पहले थी, ये आज वैसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़, चाहे वो किसी भी सौर मंडल में आती हो या फिर किसी भी गैलेक्सी में आती हो, सभी चीज़ों में लगातार समय के साथ बदलाव आ रहा है। सभी चीज़ें समय के साथ बदल रही हैं। हमारे ब्रह्मांड की शक्ल भी समय के साथ लगातार चेंज हो रही है। मतलब यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अपनी स्थायी अवस्था में मौजूद नहीं है। कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। सभी चीज़ों में समय के साथ डिफरेंस आ जाता है। सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी जंगल में जाते हो तो आपको वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करते हो, लेकिन अगर आप उसी जंगल में 10 सालों के बाद जाओ तो वहाँ पर हो सकता है कि वह जंगल और भी घना हो जाए, उसमें पेड़ों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस जंगल में कई सारे पेड़ इंसानों द्वारा काट दिए जाएं। मतलब यह जो 10 सालों का एरा था, ये जो 10 सालों का समय था, इसमें उस जंगल में जो भी बदलाव हुआ है उस चीज़ को हम चेंज कहेंगे। और यह चेंज इस पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ों के साथ होता है। हमारे शरीर के अंदर भी चेंज होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर भी चेंज होता है। और अगर हमको इस ब्रह्मांड की वर्किंग को समझना हो, इस दुनिया की वर्किंग को समझना हो कि ये कैसे काम करती है, तो हमको ये भी समझना होगा कि आखिर ये चेंजेस किस प्रकार के होते हैं, आखिर चेंजेस कितने तरह के होते हैं और चेंजेस से हमको क्या जानकारी मिल सकती है। लेकिन जनरली जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं तो हम मेनली समय के बदलाव के साथ डील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे यूनिवर्स की भाषा मैथमेटिक्स को माना गया है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो जब भी मैथमेटिक्स में चेंजेस की बात होती है तो उस समय हम एक ऐसी रिलेशनशिप और फंक्शन में डील कर रहे होते हैं जो कि दो चीज़ों के बदलाव के बारे में हमको जानकारी दे। और गणित में ऐसे फंक्शन और ऐसे क्वांटिटीज़ को हमने कैलकुलस का नाम दिया है, या फिर यूं कहें कि डिफरेंशिएशन का नाम दिया है। चेंजेस का दूसरा मतलब डिफरेंस भी होता है। जिस तरह मैथ में हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, उसी तरह डिफरेंशिएशन भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह एक ऑपरेशन है जिसमें जनरली हम काफ़ी स्मॉल चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स के इसी डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, उनकी फिजिकल मीनिंग को जानेंगे कि असल में डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, आखिर इसकी हमको क्यों ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं फिजिक्स के कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा, लाइक डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इन सब के बारे में जिनको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जिनको हम अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपको टोटल 400 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। ठीक है, अब ट्रेन चलती है और आप 50 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेते हो। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बची हुई दूरी को कितने समय में तय कर लोगे? क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? आपको मन में आ रहा होगा कि हाँ, हम बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जरा इस सवाल को एक बार गौर से सोचिए। मैंने कहा बची हुई दूरी को आप कितने समय में तय कर सकते हो। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये सवाल इतना भी आसान नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि फिजिक्स में स्पीड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो आप पाओगे कि इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब अगर आपको ये पता करना हो कि बची हुई दूरी को आप कितने समय में कवर कर लोगे, तो आपको समय और दूरी के बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप करना होगा। और डेवलप करने के बाद जो रिलेशनशिप निकल कर आएगी, उस रिलेशनशिप को फिजिक्स में हम स्पीड बोलेंगे, जो कि दो चीज़ों के चेंज को दर्शाती है। पहली चीज़ है डिस्टेंस में चेंज और दूसरी चीज़ है टाइम में चेंज। मतलब अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि वह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ऐसे में अब आप बड़ी ही आसानी से ये बता दोगे कि कितने समय में आप बची हुई दूरी को कवर कर लोगे। टोटल दूरी थी 400 किलोमीटर, आपने कवर कर ली 50 किलोमीटर, तो आपको डिस्टेंस और कितना कवर करना है? 350 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इन सबको कैलकुलेट करो तो कैलकुलेशन करने पर समय की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5 आवर्स। तो मतलब स्पीड जो है वो एक चेंज को दिखाती है, एक रेट ऑफ चेंज को दर्शाती है, और वह रेट ऑफ चेंज होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो मतलब स्पीड फिजिक्स में एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि डिस्टेंस का चेंज समय के रिस्पेक्ट में बताती है। अब यहाँ पर स्पीड भी दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आपको स्पीड या फिर कोई भी रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी।
मतलब हमारे ट्रेन वाले केस में पहला चेंज ऑफ डिस्टेंस और दूसरा चेंज ऑफ टाइम। मतलब किसी भी चीज़ के रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई हैं, कब से कब तक चेंज हुई हैं। पर स्पीड के केस में जो इस फॉर्मूले से स्पीड निकलती है उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। जैसे डिस्टेंस में डिफरेंस कितना आया 400 माइनस 50, और टाइम में डिफरेंस कितना आया 3.5 माइनस 0, क्योंकि हमने अपना डिस्टेंस 0 टाइम से स्टार्ट किया था। इसको कैलकुलेट करने पर जो हमको एवरेज स्पीड की वैल्यू मिलेगी वो होगी 100 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा केस ये है कि मान लीजिए जो ट्रेन चल रही है लेकिन अचानक से अनफॉर्चुनेटली एक दूसरी ट्रेन सामने से आ जाती है और दोनों ट्रेन का आपस में कोलिजन भी हो जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलिजन के दौरान, कोलिजन के समय ट्रेन की रफ्तार कितनी थी, तो क्या अब आप इसको बता पाओगे? दिखने में ये सवाल भी आसान लग रहा होगा, बट ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि ऐसे में आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि जब टक्कर हुई उस इंस्टेंट पर क्या स्पीड थी, या फिर उस पल क्या स्पीड थी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी। लेकिन डेफिनेटली जो भी स्पीड रही होगी वो एवरेज स्पीड तो नहीं हो सकती। लेकिन चलिए फिर भी हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो कोलिजन के समय चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ होगा? तो ऑब्वियसली जब टक्कर हुई तो डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, और समय में कितना डिफरेंस हुआ होगा 0, क्योंकि हम जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोलिजन की बात कर रहे हैं कि कोलिजन के समय कितना टाइम डिफरेंस था। तो ऑब्वियसली 0 टाइम डिफरेंस था। और जब हम एवरेज स्पीड में इसको पुट करते हैं तो हमको 0/0 मिलता है, और 0/0 तो अनडिफाइंड होता है। तो फिर उस इंस्टेंट पर स्पीड को कैसे पता लगाया जाए? इस सवाल पे काफ़ी लंबे समय तक सोचा गया। कई सारे लोगों ने इस सवाल को काफ़ी डीप में सोचा। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा तरीका आया जो कि दिखने में तो दूर से मीनिंगलेस लग रहा था, लेकिन जब हम उसके एक्चुअल रिजल्ट को देखते हैं तो हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और जो वो तरीका निकल कर सामने आया उसमें हमने कैलकुलस और लिमिट के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। तो चलिए उस तरीके को जानते हैं। तो मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड पर मुझको अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। तो ऐसे में जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का तरीका है वो दूर से दिखने में आपको मीनिंगलेस लगे, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में हमको रिजल्ट काफ़ी सही मिलते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इंस्टेंट को आप क्या समझते हो? मतलब एक पल समय कितना होता है? तो एक इंस्टेंट एक्चुअल में काफ़ी छोटा समय होता है। मतलब इतना छोटा समय जो कि 0 के काफ़ी नज़दीक हो लेकिन 0 नहीं हो। मतलब एक तरफ है 0 और दूसरी तरफ है 0.00001। तो इस टाइम का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक पल, एक इंस्टेंट। तो इसी छोटे से इंटरवल को हम लिमिट से भी डील करते हैं। हम बोल देते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब समय की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। 0 नहीं है, 0 के पहले जो नंबर है वही है, लेकिन 0 नहीं है। तो मैंने पूछा था कि t इक्वल टू 15 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। तो हमारे डिफरेंशिएशन और लिमिट्स के कंसेप्ट के अनुसार हमको अपने मन के अनुसार एक दूसरे पॉइंट को इमेजिन करना होगा। हम एक दूसरे पॉइंट को इमेजिन कर लेंगे और फिर उनके डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि असल में हमको डिफरेंस फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम एवरेज स्पीड में फाइंड करते थे। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में दूसरा पॉइंट हमने खुद ही अपने मन से अज्यूम कर लिया। बस कंडीशन ये है कि टाइम का वो पॉइंट हमारे ओरिजिनल टाइम के पॉइंट से बिल्कुल पास में होना चाहिए। मतलब वो दूसरा पॉइंट हमारे ओरिजिनल पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि t इक्वल टू 15 सेकेंड, तो हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट मान लेते हैं 14.99999 या फिर 15.000001। मतलब ये दूसरा पॉइंट हमारे ओरिजिनल पॉइंट के काफ़ी क्लोज में है। ऐसे में जो टाइम डिफरेंस की वैल्यू निकल कर आएगी वो काफ़ी स्मॉल होगी, या फिर यूँ कहें कि वो 0 को अप्रोच करेगी लेकिन 0 नहीं होगी। लेकिन जब हमने एवरेज स्पीड में टाइम का डिफरेंस निकाला था तो उस समय उसकी वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन इस केस में टाइम की वैल्यू 0 को अप्रोच तो कर रही है लेकिन 0 नहीं है। टाइम का डिफरेंस काफ़ी माइन्यूट है बट 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो हमको 0/0 फॉर्म भी नहीं मिलेगी। और ऐसे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट किया वैसे ही हम डिस्टेंस का भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अपने अनुसार एक दूसरे पॉइंट को इमेजिन कर लेंगे। कंडीशन वही होगी कि वो पॉइंट पहले वाले पॉइंट के काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, इतना नज़दीक कि अगर हम एक स्टेप बढ़ाएं
तो हमको अपना ओरिजिनल पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे में हम इस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं। डेल्टा सिंबल कुछ इस प्रकार का दिखता है, मतलब जब भी हम डेल्टा के यूज करते हैं तो वो इस चीज को दर्शाता है कि चेंज काफी स्मॉल है। और अगर हम स्पीड के टर्म्स में बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्मूले को दर्शाता है, जो कि क्या होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा काफ़ी स्मॉल चेंज को दिखाता है। हाँ, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में टाइम की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू जीरो के काफ़ी क्लोज होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। मतलब जीरो के जस्ट बाद जो भी छोटा से छोटा नंबर होगा वही उसकी वैल्यू होगी। मतलब इस स्पीड का कंप्लीट फॉर्मूला होता है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जीरो के काफ़ी नज़दीक हो लेकिन वह नंबर जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हमने मैथमेटिक्स में एक अलग नाम दिया है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इनफाइनाइटसिमल्स। तो जब भी हम लिमिट्स और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसमें हम इनफाइनाइटसिमल्स का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि किसी नंबर के काफ़ी क्लोज हो लेकिन वो नंबर ना हो। तो यह जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट है, जिसमें काफ़ी छोटे पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी कंसेप्ट ने डिफरेंशिएशन को जन्म दिया। अगर आप डिफरेंशिएशन को ध्यान से समझो तो उसकी डेफिनेशन हमको ये कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x टेंड्स टू जीरो, जहाँ पर y और x दो क्वांटिटीज़ हैं। बस फ़र्क इस बात का है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है उसकी रेंज काफ़ी स्मॉल होती है, या फिर यूँ कहें कि इसकी रेंज एक इंस्टेंट के लिए होती है। मान लीजिए मैं आपको इस फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए कहता हूँ, तो देखिए इस फिगर का एरिया हम नॉर्मल तरीके से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका एरिया फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह पर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता तो हम x इंटू वाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगाकर उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते थे। लेकिन कैलकुलस की मदद से हम इस इरेगुलर शेप वाले फिगर के एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम क्या करते हैं कि इस फिगर में हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को ड्रॉ करते हैं। मतलब इस पूरे फिगर को कई सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को इतना छोटा डिवाइड करते हैं कि उनकी लेंथ जीरो को अप्रोच करती है लेकिन जीरो नहीं होती। मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सिम्बल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जीरो के बाद जीरो से बड़ी वैल्यू होती है, मान लीजिए 0.0001। तो इतने कम लेंथ की हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लिए हैं। हमने इस पूरे फिगर को कई सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में। और अगर आप दो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा कि उनके साइज, उनकी लेंथ और उनकी ब्रेथ में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। अगल बगल की दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, जिन पर हम अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट लगाकर उनको सेम ही मान सकते हैं। लेकिन जब आप कई सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को आपस में कंबाइन करते हो और उनका एडिशन करते हो तो आपको फाइनली उस कंप्लीट फिगर का एरिया भी मिल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आपने इस फिगर को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का तो एरिया फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लिया तो उसके बगल वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का आप फाइंड कर सकते हो और फिर उसके बगल वाली का भी कर सकते हो। और जब आप सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ दोगे तो आपको कंप्लीट फिगर का भी एरिया मिल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन में आप पहले पूरे फिगर को डिवाइड करो और फिर सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ दो, आपस में इंटीग्रेट कर दो। तो ये था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट कि पहले तोड़ो फिर बाद में जोड़ो, कि पहले काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उनका डिफरेंस फाइंड करो और फिर उन सबको आपस में जोड़ दो, उनका एडिशन करो। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी रिलेशन दिखाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक ऐसी रिलेशन है जिसमें अगर आप x के अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाती हैं। जैसे अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है 4। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है 9। 4 पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है 16। तो अब हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस और रेट ऑफ चेंज वाले कंसेप्ट से। लेकिन हाँ, डिफरेंशिएशन को करने के लिए एक बात ज़रूरी होती है कि दो पॉइंट्स में आपस में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से रिलेशन होनी चाहिए। अगर दो क्वांटिटीज़ के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन को बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर y और x में रिलेशन है, तो जब भी आप डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो तो जिस किसी भी दो वैल्यूज़ को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेट होना चाहिए।
लेकिन हमारे इस केस में y और x आपस में पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो अब हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y में चेंज निकालेंगे। यहाँ पर हमको अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट भी लगाना होगा। y का एक नया पॉइंट अपने आप से अज्यूम करना होगा जो कि x के काफ़ी क्लोज में हो। मान लीजिए वो पॉइंट है डेल्टा x। डेल्टा x काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डेल्टा y में कितना चेंज होगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और हमने y में एक नया पॉइंट अज्यूम क्या किया है, डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स की नई वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब न्यूमरेटर में से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से उसको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल हमको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिली, डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब यहाँ पर हम लिमिट और अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ये माना था कि डेल्टा एक्स जीरो के काफ़ी क्लोज है लेकिन जीरो नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, और अगर जीरो को अप्रोच करेगी तो हम डेल्टा एक्स की जगह जीरो भी पुट कर सकते हैं, और ऐसे में कंसेप्ट लग जाएगा लिमिट का, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो फाइनली हम डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर सकते हैं या फिर जीरो मान सकते हैं। तो फाइनली हमको वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2x, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस केस में कितना आएगा, 2x, जो कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिला वो आया 2x, जो कि हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच करता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन को थोड़ा पढ़ा है तो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और लिमिट्स और अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को यूज़ किया। हमने इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो आंसर हमको सेम मिला, लेकिन निकालने का कंसेप्ट अलग था। इसी तरह आप x की पावर 5 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, x की पावर n को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अब जरूरी नहीं कि फंक्शन केवल एल्जेब्रिक हों। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमको तरह तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक। तो ऐसे में हम x की जगह पर साइन x, कॉस x, साइन हाइपरबोलिक x, लॉग x को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन निकालने का कंसेप्ट सेम ही होगा। अब डिफरेंशिएशन के हमारे नेचर में और हमारे लिए खुद भी कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। लाइक अगर आपको किसी रॉकेट को स्पेस में भेजना हो तो हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमको रॉकेट की ट्रैजेक्टरी में लगातार चेंजेस का पता चलता रहे कि वो स्पेस में किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही फिजिक्स में भी पर्टिकुलरली कई सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन को हम यूज़ करते हैं। जैसे पोजीशन के रेट ऑफ चेंज को हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर आपको पोजीशन के लिए एक इक्वेशन डिफाइन कर दी जाए तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा औजार है जिससे खाली आप उस इक्वेशन की मदद से पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी की इक्वेशन भी बता सकते हो और एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी बता सकते हो। और अगर आपको टाइम की वैल्यू भी दे दी जाए तो आपको समय के उस पर्टिकुलर इंटरवल पर सारी चीज़ों का डाटा भी मिल जाएगा। पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी का भी पता चल जाएगा और वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन का भी पता चल जाएगा। तो मतलब डिफरेंशिएशन के हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में तरह तरह के एप्लीकेशन हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में डिफरेंस का मतलब डिफरेंस प्लस डिवीज़न है, या फिर यूँ कहें कि एक चेंज है, और चेंजेस हमारे नेचर में लगातार होते रहते हैं। इंसान ग्रो करता है, डाटा फ्लक्चुएट होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, यूनिवर्स में भी चेंजेस होते हैं और तरह तरह के चेंजेस होते हैं। तो डिफरेंशिएशन को ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में खाली डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू ही दिया है। लाइक हमने इसमें ये बात नहीं की कि आखिर डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, इसको किसने इन्वेंट किया, इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या थी, इन सभी के बारे में हमने नहीं जाना। हमने अभी खाली इसका कंसेप्ट ही जाना है। अगर आप चाहोगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा।
लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।